हेलो फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एक कॉन्सेप्ट, जितने प्यार से अभी तक सारे कॉन्सेप्ट समझाए उतने प्यार से ये चैप्टर आपको समझाऊंगा। एंड आई प्रॉमिस अगेन यू आर गोइंग टू बी द किंग ऑफ दिस चैप्टर। आप ध्यान से वीडियो को सुनो, समझो, एंड वंस दिस वीडियो गेट्स कंप्लीटेड यू विल बी द मास्टर ऑफ डीजो। कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, आप देखो पिछले बार के एग्जाम में कितना भयंकर क्वेश्चन आया डीजो का, बट जिन बच्चों ने पढ़ा था, समझा था, अच्छे से किया था कि था क्या डीजो के अंदर, तो बड़े ध्यान से और वीडियो फॉरवर्ड मत करा करो देखते हुए, पता नहीं कौन सी डिस्कशन निकल जाए और फिर वो एग्जाम में आ जाए। समझ में आई बात? चलिए स्टार्ट करते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, सबसे पहले नाम से ही पता लगता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का कि जो हमारी पार्टनरशिप फर्म है वो क्या हो रही है, वाइंड अप हो रही है, बंद हो रही है। दैट इज वाइंडिंग अप ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आपकी जो पार्टनरशिप फर्म है उसका जो है वाइंड अप हो रहा है, यही मतलब हुआ इसका। अब सबसे पहले डिसोल्यूशन ऑफ फर्म से मिलता जुलता एक और वर्ड है, दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। आपको पता है मैं सारी कवरेज लेके चलता हूं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस होता है? देखो, जब पार्टनरशिप डीड पुरानी पार्टनरशिप डीड कैंसिल होके एक नई पार्टनरशिप बनाई जाती है, उसे बोला जाता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। कि आपकी पुरानी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई और अब एक नई पार्टनरशिप डीड बन रही। एग्जाम्पल के तौर पर एडमिशन ऑफ पार्टनर। अब बताओ, एडमिशन ऑफ पार्टनर के केस में जैसे ए और बी पार्टनर थे। कौन पार्टनर था? ए और बी। अब ए और बी पार्टनर थे और एक सी नया पार्टनर आ रहा है, तो पहली जो आपकी पार्टनरशिप डीड बनी हुई थी वो किस में बनी थी? ए और बी में। अब जो पार्टनरशिप डीड है वो किस में बनेगी? ए, बी और सी में। तो हुआ क्या, जो आपकी पुरानी पार्टनरशिप डीड थी ए और बी की, वो क्या हो गई, अब खत्म हो गई और एक नई पार्टनरशिप डीड आई ए, बी और सी में। तो जब एक ओल्ड पार्टनरशिप डीड कैंसिल होकर एक नई पार्टनरशिप डीड तैयार होती है, इट कैन बी एडमिशन ऑफ पार्टनर, इट कैन बी रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, इट कैन बी डेथ ऑफ पार्टनर, इट कैन बी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इन ऑल दीज केसेस आई विल से दैट्स अ एग्जांपल ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, और यू कैन से रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। अगर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म है या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है, आप दोनों के लिए सेम वर्ड्स यूज कर सकते हो। और उसके एग्जांपल्स कौन कौन से दिए फटाफट बताओ? चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ। तो होपफुली आपको समझ में आया डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है। व्हेन द ओल्ड पार्टनरशिप डीड इज कैंसल्ड एंड इन प्लेस अ न्यू पार्टनरशिप डीड इज प्रिपेयर्ड। बट इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, the partnership deed is not cancelled or new partnership deed is not prepared, rather than बोलो business is closed. very good. तो आपको ये दो टर्म्स दिमाग में जाके बैठ गया कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म क्या होता है और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है। समझ में आया? चलो इसके नोट्स बनाओ बहुत अच्छे। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होगा इसके अंदर? ओल्ड पार्टनरशिप डीड is cancelled and in place new partnership deed is prepared। एक न्यू पार्टनरशिप डीड हम बनाते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल अगर मैं दूं, तो जितना भी आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म है, वैसे इसी को ही बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, जितने भी आपने पढ़े, कौन कौन से पढ़े बताओ, फटाफट बताओ, अच्छे बच्चों की तरह। नहीं बताओगे अच्छे बच्चों की तरह? हैं, अच्छे बच्चे हो तुम लोग। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर। ये तीनों के लिए मैंने कॉमन लिख दिया।
ठीक है, तो इस केस के अंदर क्या हो रहा है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जबकि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में पार्टनरशिप डीड कैंसिल नहीं होती, रादर देन बिजनेस इज शट डाउन, बिजनेस इज शट डाउन, बिजनेस ही क्या कर दिया, शट डाउन कर दिया गया। तो ये बात आपको मेरी समझ में आती है, ठीक है। अब सर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होता कब है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट टाइम एग्जाम में आ गया, बच्चों का दिमाग खराब, सीबीएसई वाले पागल हैं, न्यूज़पेपर्स में आ गई टफेस्ट पेपर इन द हिस्ट्री। अरे भाई टफेस्ट पेपर कुछ नहीं आया, आप लोग पढ़ते नहीं हो, लॉजिक देखते नहीं हो, टफेस्ट पेपर इन द हिस्ट्री लिख देते हो। ध्यान से देखो, जैसे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इन केसेस के अंदर होता है, कौन से ऐसे केसेस हैं जब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होता है, सबसे पहले इफ एनी पार्टनर becomes insolvent, अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, पार्टनरशिप इज डूइंग इलीगल बिजनेस, कोर्ट ये कह दे कि पार्टनरशिप तो इलीगल बिजनेस कर रही है, उसको खत्म करना पड़ेगा। और सर बताता हूं, अगर आप अपनी पार्टनरशिप फर्म को कंपनी में चेंज कर रहे हो, आपकी पार्टनरशिप फर्म थी, छोटे लेवल का बिजनेस था, भगवान ने आशीर्वाद दिया, अच्छा हुआ, बड़ा हुआ, तो अब आप पार्टनरशिप फर्म से उसे बड़े स्केल पे लेके जा रहे हो, कंपनी पे लेके जा रहे हो, तो पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व, वाइंड अप, और क्या आ गई उसकी जगह, कंपनी। तो ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो, कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप इनटू कंपनी, ये पहले भी बताया था, याद करो कहीं, गुडविल वैल्यूएशन में, कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप इनटू कंपनी। आपको याद आ रहा होगा अगर आपने सारी वीडियोस देखी हैं, और अगर एक भी वीडियो स्किप करी है तो उसी में बस समझ लो ये स्किप किया। कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप इनटू कंपनी, या पार्टनरशिप फर्म को किसी कंपनी ने परचेज कर लिया। एग्जाम्पल सर, पहले मैं लिख देता हूँ, परचेज ऑफ partnership firm by company। सपोज चलो मैं अपने इंस्टीट्यूट का एग्जांपल लेता हूं, ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी, कभी गूगल पे डाल के देखना, मिलेगी आपको। अब सपोज ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी में सपोज हम तीन पार्टनर हैं, सपोज ए बी सी, ठीक है, हम तीनों पार्टनर हैं किसमें, ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी में, ठीक है। अच्छा एक और बात, देखो वीडियो पसंद आती है ना, झूठ तो नहीं बोल रहे, तो ये वर्ड ना जब डालोगे गूगल पे तो साइड में ना गूगल रेटिंग मांगता है, थोड़ी सी रेटिंग दे देना, कुछ अच्छी बातें लिख देना, ठीक है, पॉजिटिव वाली लिखना, पॉजिटिव वाली मतलब जो लगता है एकदम, हाँ, कुछ ये नहीं कि आर्टिफिशियली सर को खुश करने के लिए, जो आपको लगता है वो लिखो, उसकी रेटिंग करना ग्रूमिंग एजुकेशन की। फेसबुक पे पेज पे भी जाकर आप इसे क्या बोलते हैं, लाइक कर सकते हैं, फेसबुक पे हमारा पेज है ग्रूमिंग एजुकेशन का। चलो ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी ABC 3 पार्टनर है। अब ये जो 3 पार्टनर हैं, हमें गूगल से एक ऑफर आया, गूगल आपको पता है कि भैया आप लोगों की कंपनी जो है हम परचेज कर रहे हैं, आपकी जो पार्टनरशिप फर्म है वो कौन परचेज करना चाहता है, गूगल। हमने कहा जी क्या बात है, इतने अच्छे दिन हमारे, अच्छा खासा पैसा देंगे, गूगल वाले खरीद रहे हैं। अपनी पार्टनरशिप फर्म को हमने गूगल को बेच दिया, तो हमारी पार्टनरशिप फर्म जो है वो क्या हो गई, डिसॉल्व हो गई। नाउ इट हैज़ बीन टेकन ओवर बाय द कंपनी। तो पहला केस था कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप इनटू कंपनी, हमने अपनी पार्टनरशिप कोई, जैसे ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी है, उसको मैंने ग्रूमिंग एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड बनाया, ठीक है, तो दैट्स अ कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप इनटू कंपनी। बट मेरी कंपनी को अगर मेरी पार्टनरशिप को किसी और कंपनी ने खरीदा तो दैट्स अ परचेज ऑफ पार्टनरशिप फर्म बाय कंपनी। और कौन सा एग्जांपल हो सकता है सर, बड़े ध्यान से सीखना, मर्जर ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स, क्या लिखा है मैंने, मर्जर ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ये क्या है सर, ध्यान से समझो।
सपोज दो पार्टनरशिप फर्म्स हैं, एक्स एंड कंपनी, वाई एंड कंपनी। एक तो ना बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है, एंड कंपनी लिख दो, सर ये तो कंपनी हो गई। अरे नहीं भाई सुनो, कंपनी जो होता है ना, कंपनी की पहचान होती है कि उसके एंड में या तो प्राइवेट लिमिटेड आता है या लिमिटेड आता है। अगर किसी के एंड में पार्टनरशिप की पहचान क्या होती है, कोई बिजनेस पार्टनरशिप है, नाम देख के कैसे बताओगे बताओ? उसके एंड में आपको या तो एंड कंपनी लिखा हुआ मिलेगा या लिखा हुआ मिलेगा एंड एसोसिएट्स, तो वो पार्टनरशिप फर्म है। अच्छा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की बताओ पहचान क्या होती है? उसके एंड में आपको लिखा हुआ मिलेगा एंड सन्स। समझ में आई बात? अग्रवाल एंड सन्स, बनिया एंड सन्स, समझ गए? चलो मैं भी बनिया हूँ। देखो, एक्स एंड कंपनी, वाई एंड कंपनी। तो अब ये दोनों पार्टनरशिप फर्म थी अलग अलग, अब इन दोनों ने मिलके आगे से बिजनेस करना है, तो इन्होंने बना दी एक्स वाई एंड कंपनी, तो इसको बोला जाता है मर्जर। तो अब होगा क्या, एक्स एंड कंपनी भी डिसॉल्व हो जाएगी, वेयर एज वाई एंड कंपनी भी क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी, और एक नई पार्टनरशिप फर्म बनी एक्स वाई एंड कंपनी। ठीक है, तो ये केसेस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन से ऐसे केसेस हैं जिसमें डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होता है। ये मैंने आपको बताया था, लिस्ट द केसेस, क्वेश्चन करवाया था अगर आपको याद हो, लिस्ट द केसेस अदर देन एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ as well as change in PSR where computation of goodwill is required. तो in these cases we need the computation of goodwill. ये goodwill के अंदर जो केस हुआ था कि at the time of conversion of partnership into company, at the time of purchase of partnership firm या merger of partnership, लिख दूँ मैं वो क्वेश्चन जो एग्जाम में भी आ सकता है आपसे, और पहले कवर अप किया हुआ है जहाँ तक मुझे याद है, नहीं किया हुआ तो चलो देख लो। लिस्ट द केसेस other than reconstitution of firm where goodwill computation is required। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है 3 नंबर का। ठीक है, तो इसके अंदर आपको लास्ट के 3 केसेस लिखने हैं। कौन कौन से? कन्वर्जन टू कंपनी वाला, परचेज बाय कंपनी वाला, पूरा पूरा लिखना है, अभी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, और तीसरा कौन सा? मर्जर। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। या एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लिस्ट द केसेस वेयर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इज कंपल्सरी रिक्वायर्ड। समझ में आया? तो ये चीज़ें आपको अपने एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है। इसके अंदर वो सारे केसेस आप लिख लोगे, तो थ्योरी एस्पेक्ट आपको समझ में आता है कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म है क्या। चलिए आगे बात करते हैं। अब मैं बात करता हूँ अकाउंटिंग की। अभी तो आपको मैंने मीनिंग समझाया है सिर्फ, अब मैं बात करता हूँ अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग फॉर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, अकाउंटिंग फॉर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। चलो जी, अब ध्यान से समझना, बड़ा जायकेदार मजा आने वाला है, ध्यान से समझिए। मैं गया एक पार्टनरशिप फर्म में, सपोज ABC एंड कंपनी है, उन्होंने कहा जी हम पार्टनरशिप बंद कर रहे हैं, आप अकाउंटिंग करो जो करनी है। अब अकाउंटिंग करनी है मतलब बिजनेस बंद हो रहा है, तो बिजनेस बंद हो रहा है मतलब बिजनेस में जितने बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उन सबको भी क्या करना है, मुझे बंद करना है। यस सुनो भाई, जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो सारे के सारे मुझे क्या करने पड़ेंगे, क्लोज करने पड़ेंगे। तो इसके अंदर मतलब मेरा मेन मकसद क्या होता है, टू क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब ध्यान से समझना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स जब मैंने देखा तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 2 ही तरह के अकाउंट्स होते हैं, या तो एसेट्स के अकाउंट या आपके लायबिलिटी के अकाउंट, या तो एसेट्स के या लायबिलिटी के। जैसे कुछ दिख रहा था मुझे फर्नीचर अकाउंट,
एक मुझे दिखा से बिल्डिंग अकाउंट, ठीक है, एक मुझे दिखा आपका से डेटर अकाउंट, ऐसे सारे अकाउंट दिख रहे थे, ठीक है। ऐसी लायबिलिटी में मुझे दिखेगा से आपका क्रेडिटर अकाउंट, ऐसी आपका मुझे दिख रहा है लायबिलिटी में से बीपी अकाउंट, ठीक है, और कैपिटल अकाउंट्स दिख रहे हैं, ठीक है, पार्टनर्स के, ये सब दिख रहा था। अब मुझे इन सबको क्लोज करना। अब ध्यान से समझना, सबसे पहले मैंने कहा कि ये इतने सारे, ये तो मैंने 5-6 लिखे हैं, प्रैक्टिकली स्पीकिंग 100 से ज़्यादा अकाउंट्स ओपन हो रखे होते हैं। इन सबको मैं बंद करके एक जगह ले आता हूँ। इन सारे अकाउंट्स को, ये जो एसेट्स के हैं और ये जो लायबिलिटीज़ के जितने अकाउंट्स हैं, इन सबको क्लोज करके, इन सबको क्लोज करके मैं बैलेंस को ट्रांसफ़र करता हूँ एट वन प्लेस, ताकि मुझे एक बेटर पिक्चर मिल सके, टू हैव बेटर पिक्चर। अब ध्यान से समझना, जो बात बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, टू हैव बेटर पिक्चर। इसके लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले एसेट्स। आप बताओ जो एसेट्स होते हैं, अब ध्यान से समझना, जानकारी होनी चाहिए आपको। एसेट्स का कैसा बैलेंस होता है सर? डेबिट बैलेंस होता है। लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है बेटा? क्रेडिट बैलेंस होता है। ये सब पता होना चाहिए आपको, ठीक है। चलो, अब सबसे पहले मैंने किया टू क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब मैं एक एक करके आपको जर्नल सिखाने जा रहा हूँ, ध्यान से समझना। तो सबसे पहले मुझे करनी है टू क्लोज द बुक्स ऑफ accounts appearing in to close the books of accounts appearing in, बस इतना ही करो आप, इन हटाओ, ये जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखना उन्हें क्लोज करना। अब सबसे पहले असेट्स। असेट्स का क्या बैलेंस होता है? डेबिट। अब डेबिट बैलेंस को खत्म करना है अगर, तो क्या करते हैं बताओ? क्रेडिट। तो मैंने क्या किया, असेट्स को क्रेडिट कर दिया टू असेट्स अकाउंट, ठीक है। और इसको मैं ले जाता हूं एक न्यूली ओपन अकाउंट, जिसको मैंने नाम दिया रियलाइजेशन। क्यों नाम दिया रियलाइजेशन सर? और कोई नाम रख देते, रीवैल्यूएशन रख देते। अरे बेशर्मो, मैं पार्टनरशिप फॉर्म बंद करने जा रहा हूँ, चीज़ों को निपटाने जा रहा हूँ, असेट और लायबिलिटी सबको ख़त्म करने जा रहा हूँ। ख़त्म, निपटाओ, निपटाना मतलब रियलाइज करो, तो इसीलिए नाम पड़ा रियलाइजेशन अकाउंट। और रियलाइजेशन अकाउंट जो वर्ड है ये आया आपके रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट से, जो आपको 11th में याद हो। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या कहता था कि एनी प्रॉफिट और लॉस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन, याद आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा? कि कोई भी प्रॉफिट या लॉस, जैसे बिल्डिंग अगर 10 लाख की है और वो 15 लाख की हो गई, तो क्या प्रॉफिट रिकॉर्ड कर देंगे? नहीं, जब तक रिकॉर्ड नहीं करेंगे जब तक ये एक्चुअली सेल नहीं हो जाता। ये सारी बातें होती थी रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्लास 11th में, तो वहीं से ये वर्ड रियलाइजेशन आया। चलो लीव इट, मेन पॉइंट पे आते हैं। तो सारे असेट्स को क्लोज करने के लिए, असेट का डेबिट बैलेंस है इसलिए क्रेडिट किया, और रियलाइजेशन अकाउंट आपका डेबिट हुआ। अब इसके बाद लायबिलिटीज़ का क्रेडिट बैलेंस है, तो उसको क्लोज करने के लिए इसके बेशक ट्रांसलेशन लिख लो, बीइंग असेट्स अकाउंट्स आर क्लोज्ड, ठीक है। ऐसी अब लायबिलिटी, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, डेबिट, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। मतलब बीइंग लायबिलिटी अकाउंट आर क्लोज्ड। अब ध्यान से समझना एक एक बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सपोज आपकी एक बिल्डिंग है, ध्यान से समझना, बैलेंस शीट है, उसमें आपकी बिल्डिंग है और बिल्डिंग आपकी दिख रही है 10 लाख की, जबकि नीचे आपको बोला गया मार्केट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज 12 लाख। समझना आराम से, रिलैक्स होके, अब कॉन्सेंट्रेशन से समझो, मज़ा आ रहा है मुझे पढ़ाने में, अब तुम्हें पढ़ने में भी आएगा। फिर बिल्डिंग 10 लाख की दिख रही है और उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है? 12 लाख।
क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पर ये जो एंट्री होगी रियलाइजेशन टू एसेट, वेदर इट विल बी फ्रॉम 10 लाख एंड 12 लाख। हो सकता है आप मुझे जवाब दे दो कि सर 10 लाख से हो गया 12 लाख से, बट लॉजिक बताओ क्या है। लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप पे लॉजिक नहीं होते ना तभी एग्जाम में कंफ्यूजन आती है कि यार होगा किससे, और लॉजिक होंगे तो कंफ्यूजन ही नहीं आएगी। ध्यान से समझो। तो मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो अपीयर कर रहे हैं उन्हें क्लोज करना है। मैंने आपसे पूछा बिल्डिंग अकाउंट 10 की है, उसकी मार्केट वैल्यू 12 लाख की है, तो वेदर आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड इट हेयर एज 10 लाख और एज 12 लाख। तो मैं यहां पर लिखूंगा 10 लाख। क्यों लिखूंगा, ध्यान से समझना। कैन आई से जो वैल्यू बैलेंस शीट में दिख रही है इट्स अ बुक वैल्यू, या देसी भाषा के अंदर जो भी वैल्यू बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखती है उसको हम क्या बोलते हैं, बुक वैल्यू। वैल्यू अपीयरिंग इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स is known as बुक वैल्यू। जो वैल्यू बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर दिखती है हम उसको क्या बोलते हैं, बुक वैल्यू। और यहां हम कर किसको क्लोज रहे हैं बताओ, किस लिए कर रहे हो एंट्री, ये कर रहे हैं सर टू क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो अगर हम यहाँ बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करने के लिए कर रहे हैं और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमें क्या दिखती है, बुक वैल्यू, तो बताओ ये दोनों एंट्रीज जो होंगी, ये दोनों एंट्रीज जो होंगी वो किससे होंगी सर, ये दोनों एंट्रीज होंगी बुक वैल्यू से। समझ में आई बात। किसी भी तरीके का मार्केट वैल्यू का यहां पर कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि दिस एंट्री हैज बीन रिकॉर्डेड विद द पर्पस टू क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड द वैल्यू विच इज अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज नोन एज बुक वैल्यू, नॉट द मार्केट वैल्यू। समझ में आ गई ना। अब ध्यान से समझो, एक वर्ड होता है अनरिकॉर्डेड असेट। समझते चलो, मजा आ रहा है। अनरिकॉर्डेड असेट, अनरिकॉर्डेड असेट क्या होता है। अनरिकॉर्डेड असेट ऐसा असेट जो मेरे पास है बट जिसकी एंट्री मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डालना भूल गया या नहीं डाली, या बुक्स में नहीं दिख रहा, वो जीरो वैल्यू है। जैसे एग्जांपल के तौर पर सपोज मैं ये चेयर परचेज करके लेके आया और ये चेयर की एंट्री मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मैंने रिकॉर्ड नहीं करी, तो ये चेयर तो मेरे पास है बट ये बुक्स के अंदर अपीयर नहीं कर रही। तो ये एक तरह का क्या हो गया बताओ, अनरिकॉर्डेड एसेट। समझ में आई बात। तो अनरिकॉर्डेड एसेट क्या होता है, ऐसा एसेट जिसकी बुक वैल्यू जीरो है बट वो बिजनेस के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। समझ में आया। तो मैं डेफिनेशन लिखूं, क्या है अनरिकॉर्डेड एसेट, एसेट अपीयरिंग in books, sorry, asset not appearing in books but exist, ऐसे एसेट जो बुक्स में अपीयर नहीं कर रहे हैं, या ऐसा सिंपल बोलूं, जब इनकी जो बुक वैल्यू ऑफ एसेट होगी अनरिकॉर्डेड एसेट की, वो क्या होगी, नील, क्योंकि वही है ना, असेट नॉट अपीयरिंग इन बुक्स बट एग्जिस्ट। तो एक बात बताओ, क्या ये जो मैंने एंट्री करी है रियलाइजेशन टू असेट्स, क्या इसके अंदर अनरिकॉर्डेड असेट आ सकते हैं, आ सकते हैं, नहीं आ सकते। गुड। क्यों नहीं आ सकते, क्योंकि उनकी कोई बुक वैल्यू नहीं होती। तो एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि यहां पर अनरिकॉर्डेड असेट एंड सेम वे लायबिलिटी, क्योंकि उसकी भी कोई बुक वैल्यू नहीं होती, आर नॉट कंसिडर्ड। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अनरिकॉर्डेड असेट एंड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को, अनरिकॉर्डेड असेट एंड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को हम यहाँ पर कंसिडर नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि उसकी बुक वैल्यू जीरो होती है। अनरिकॉर्डेड असेट या लायबिलिटी क्या होता है, ऐसी लायबिलिटी एसेट
जो कि बुक्स में अपीयर नहीं करते बट एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे असेट्स और लायबिलिटी की जो बुक वैल्यू होती हैं वो क्या होती है, नील होती है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हुआ क्या, जितने भी बुक्स में असेट्स दिख रहे थे, लायबिलिटीज दिख रही थी, वो सारी की सारी मेरे पास आ चुकी हैं। और कहाँ आ चुकी हैं, मेरे घर पे। कहाँ पर, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। अब मैं एक एक करके सारे असेट्स को बेचना स्टार्ट करता हूँ। समझ में आई बात, आइए। तो स्टेप 2, दैट इज रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स। क्या लिखा मैंने, रियलाइजेशन ऑफ असेट। अब ये क्या है, रियलाइजेशन ऑफ असेट मतलब अब हम असेट्स, भाई असेट्स हैं जो वो बेचेंगे। अब ध्यान से समझना, बड़े आराम से। सबसे पहले रियलाइजेशन ऑफ असेट, असेट बेचेंगे, पैसा आएगा या नहीं आएगा, आएगा। तो असेट बेचने से पैसा आया तो मैंने लिख दिया कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब असेट मेरे पास से, सॉरी पार्टनरशिप फर्म के पास से चला गया, तो कायदे से हम क्या करते हैं, असेट कम हो गया तो असेट को क्रेडिट कर देते हैं। बट हम यहाँ असेट नहीं लिखेंगे क्योंकि असेट का सारा बैलेंस अब कहाँ ट्रांसफर हो चुका है, रियलाइजेशन अकाउंट में। समझ में आई बात। तो हम एंट्री लिखेंगे कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। समझ में। अब एक बात बताओ, जो असेट्स बिकेंगे, अच्छा एक बात बताओ, ये चेयर मैंने अपनी बुक्स में, या सपोज ये पेन है, ये पेन मैंने अपनी बुक्स में 1 करोड़ रुपए का लिख रखा है, तो क्या 1 करोड़ का बिक जाएगा? क्या ये पेन 1 करोड़ का बिक जाएगा अगर मैंने बुक्स में लिख रखा? भाई अगर पेन की मार्केट वैल्यू 5,000 रुपए, तो 5,000 का ही बिकेगा ना। तो जो असेट्स रियलाइज होते हैं वो किस वैल्यू पर होते हैं, वो किस वैल्यू पर होते हैं सर, मार्केट वैल्यू पे। यहां पर बुक वैल्यू का कोई लेना देना नहीं है। समझ में आया? यस और नो? पक्का? अच्छा, अब सपोज कोई अनरिकॉर्डेड असेट रियलाइज होता है, अनरिकॉर्डेड असेट इज सोल्ड। भाई एक बात बताओ, मैंने ये चेयर लेके आया, ठीक है, इसे मैंने बुक्स में नहीं लिखी। अब बुक्स में अपनी लिखना भूल गया तो इसका मतलब क्या है, बिक ही नहीं सकती। भाई बुक वैल्यू 0 है, बुक्स में नहीं लिखी, भूल गया लिखना, तो क्या इसका मतलब ये बिक ही नहीं सकती? सर बिक तो सकती है। और किस पे बिकेगी बताओ? मार्केट वैल्यू पे। तो बिक तो सकती है ना, या नहीं बिक सकती? हाँ सर बिक सकती है। समझ में आ रहा है ना? तो कैश अकाउंट डेबिट, सर ये तो समझ में आ गया। यहां पर आपने रियलाइजेशन को क्रेडिट किया था क्योंकि हमारे असेट्स बेचने से कम हो रहे थे। यहां पर भी आप कहते हो कि चलो आपने एक बार के लिए रियलाइजेशन लिख दिया। बेटा ध्यान से समझना, ये बातें ऐसे नहीं पता लगती, बड़ी इन डेप्थ रिसर्च करिए, उसके बाद मैं आपको बता पा रहा हूं। ध्यान से समझिए। यहां तो आपका असेट कम हो रहा था, आपने रियलाइजेशन को क्रेडिट कर दिया, यहां पर भी आपने रियलाइजेशन क्रेडिट कर दिया। और से मैं कहता हूं क्योंकि असेट बिका है तो असेट्स कम हो रहे हैं, बट ये तो एक अनरिकॉर्डेड असेट था, मतलब इसकी कोई बुक वैल्यू ही, बुक्स में ये एग्जिस्ट ही नहीं करता था, इसकी नो एग्जिस्टेंस इन बुक्स। तो फिर आप इसके लिए क्रेडिट कर रहे हो रियलाइजेशन को। आप ये कैसे कह सकते हो कि असेट कम हो रहा है इसलिए मैं रियलाइजेशन को क्रेडिट कर रहा हूं? आप मेरी बात समझ रहे हो? यहां तो समझ में आता है, एक रिकॉर्डेड असेट था, मेरी बुक्स में दिख रहा था, वो बिका, मैंने उसे खत्म किया, वो क्रेडिट हो गया, और असेट अकाउंट ना होकर रियलाइजेशन हुआ क्योंकि सारे असेट रियलाइजेशन में ट्रांसफर थे। बट यहां पर उसे आप रियलाइजेशन को क्रेडिट क्यों कर रहे हो? और अगर आप ये कहते हो कि असेट कम हो गए बेटा अनरिकॉर्डेड असेट बेचने से, तो मैं सर आपसे ये पूछना चाहता हूं, वो असेट तो बुक्स में कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। समझ में आया?
मैं इसलिए यहाँ इसलिए क्रेडिट नहीं कर रहा क्योंकि एसेट कम हो रहा है, यहाँ मैं इसे क्रेडिट कर रहा हूँ इन द कैटेगरी ऑफ इनकम। कैसे सर? लो बता देता हूँ। इस चेयर की बुक वैल्यू कितनी है? 0। अब सपोज ये 20,000 की बिक गई, अब इसकी बुक वैल्यू 0 है और ये 20,000 की चेयर बिक रही है, तो 20 का 20,000 बुक मेरे लिए अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिट है या नहीं? भाई एक बात बताओ, जिसकी बुक वैल्यू 0 है और अगर मुझे उसकी सेल्स वैल्यू 20,000 रुपये मिल जाती है, तो बताओ इसमें आप मेरे को प्रॉफिट कितना बताओगे? कहोगे सर पूरा का पूरा 20,000। तो मैं इसे यहाँ जो क्रेडिट कर रहा हूँ, नॉट इन द कैटेगरी कि मेरे असेट कम हो रहे हैं, जस्ट इन द कैटेगरी, क्योंकि वो मेरे लिए क्या है बेटा? इनकम है। तो चाहे रिकॉर्डेड असेट बिके चाहे अनरिकॉर्डेड असेट बिके, एंट्री तो होगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बट देयर इज अ डिफरेंस। अगर असेट रिकॉर्डेड असेट बिक रहा है तो मैं रियलाइजेशन क्रेडिट कर रहा हूं क्योंकि मेरे असेट कम हो रहे हैं, जबकि अगर मेरा अनरिकॉर्डेड असेट बिक रहा है तो मैं रियलाइजेशन क्रेडिट कर रहा हूं क्योंकि वो मेरे लिए इनकम है। समझ में आ रही है आपको बात? नहीं आ रही? देखो बेटा समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट पे टाइम लगा दो। सच बात बता रहा हूं, एग्जाम की औकात नहीं है, फिर आप एकदम फ्री हो जाओगे। आपका जो खेलना कूदना बंद रखा है ना, वो चालू हो जाएगा, क्योंकि आपकी रिवीजन कम हो जाएगी ना। आप रटते हो चीजों को, बार बार देखते हो एक ही चीज, पढ़ इतना नहीं करना। देखो मैंने अपने सारे बाल उड़ा दिए मेहनत करके, कर ली रिसर्च, तुम उसको एंजॉय करो, बस वीडियो देखो, समझो, बस नोट्स बनाओ, खत्म। फिर कोई भी क्वेश्चन, और क्वेश्चन कौन से? जो सीबीएसई में आया, सिर्फ वो प्रैक्टिस करने और कुछ नहीं करने। किसी भी बुक में उठाओ, सीबीएसई के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, बस जो सीबीएसई एग्जाम में आए, और कोई प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं। समझ में आई? और आराम से रिलैक्स होकर देखो। और हाँ, मेरी एक बात, कीप शेयरिंग द वीडियोस, कीप शेयरिंग द वीडियोस अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। जो भी व्हाट्सएप ग्रुप, स्कूल ग्रुप, फेसबुक, सब पे वीडियोस को प्लीज शेयर करो, प्लीज। इस मेरे एजेंडे को कि एक क्वालिटेटिव एजुकेशन टू एवरी स्टूडेंट पहुंचनी चाहिए। और अपने दोस्त से रिक्वेस्ट करो कि वो उसे आगे और शेयर करे अगर उसे पसंद आ रही है। तो मुझे पता है आपके रिस्पॉन्स आ रहे हैं, आप शेयर कर रहे हैं, मुझे दिख रहा है, बस प्लीज इसको रोकना नहीं है, इसको आगे बढ़ाते चलना है। हर बच्चे तक, एवरी स्टूडेंट ऑफ इंडिया, ये वीडियोस हमें पहुंचानी। और एक जब हम चीज़ों को कॉन्सेप्ट से पढ़ना शुरू कर देते हैं, आप देखो कितना मज़ा आता है। एक अलग ही चीज़ परमानेंटली अब आपके दिमाग में जाके बैठ गया। वी आर क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। असेट्स को सबसे पहले खत्म करना है। लायबिलिटी, असेट का डेबिट बैलेंस होता है, तो पहली एंट्री रियलाइजेशन टू असेट, दूसरी एंट्री क्या डाली? लायबिलिटी टू रियलाइजेशन। स्टेप 2 में असेट्स को रियलाइज कर रहे हैं। रिकॉर्डेड असेट है कैश टू रियलाइजेशन, अनरिकॉर्डेड असेट है कैश टू रियलाइजेशन, बट दोनों में रियलाइजेशन क्रेडिट हो रहा है। वहां इसलिए हो रहा है क्योंकि असेट्स कम हो रहे हैं और यहाँ पर क्योंकि ये इनकम है। अब चलो मैं एक छोटा सा बात और बताता हूँ, ध्यान से समझना। थोड़ी वीडियो बड़ी बना रहा हूँ, जानबूझ के बना रहा हूँ, पक्को मत। बहुत अच्छा चैप्टर है। मैं देखता हूँ बच्चे रटते हैं, मेरे को ना बड़ा दुख होता है। मैं 2-3 स्कूलों में सेमिनार लेने के लिए गया, देखा क्या हो रहा है यार, ऐसे रटवाया जा रहा है कि रियलाइजेशन अकाउंट ये यहाँ आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा। क्या बच्चे वो आगे जाके कुछ करेंगे? अरे जब तक आप चीज़ों को समझोगे नहीं, आपके दिमाग का एनालिटिक्स नहीं खुलेगा, आप चीज़ों को एनालाइज नहीं कर पाओगे। और आज आप छोटी जॉब को एनालाइज नहीं कर पा रहे हो, छोटे से कॉन्सेप्ट को एनालाइज नहीं कर पा रहे हो, तो आगे जाके बड़ी पोस्ट क्या संभालोगे आप? फिर वही क्लर्क बन के रह जाओगे, 25-30-50 हज़ार की नौकरी। ये जो एनालिसिस पावर खुलती है ना, ये यहीं से खुलनी शुरू होती है जब आप सोचना शुरू करते हो। आज यहां सोचोगे तभी तो आगे जाके सोच पाओगे। इसलिए प्लीज स्टॉप क्रैमिंग, रटना छोड़ दो, सिर्फ फोकस ऑन कॉन्सेप्ट। थोड़ा सा दिमाग पे जोर पड़ेगा, लेकिन वंस यू विल स्टार्ट लर्निंग द कॉन्सेप्ट, यू विल स्टार्ट लविंग द स्टडीज। दैट्स माय प्रॉमिस। चलिए आइए, एक जो मैं आपको बात बताने जा रहा था वो ये कि सपोज ये डाउट आपके मन में नहीं आया तो मैं रेज कर रहा हूं। सपोज सर बैलेंस शीट है, उसमें बिल्डिंग दिख रही है 10 लाख की, ठीक है, और नीचे लिखा हुआ है बिल्डिंग इज सोल्ड एट 12 लाख, ठीक है सर। तो आपने क्या किया, आपने एंट्री डाल दी कैश डेबिट 12 लाख टू, या शुरू से ही एंट्री डाल देता हूँ एक एक।
पहले आपने क्या किया होगा सर, बिल्डिंग को आप रियलाइजेशन में लेके गए, मतलब आपने पहली एंट्री करी रियलाइजेशन टू बिल्डिंग, और फिर आपने 10 लाख 10 लाख, ये फर्स्ट वाली एंट्री है बुक वैल्यू, यही करी ना बेटा, और फिर आपने एंट्री डाल दी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 12 लाख 12 लाख। सर 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, 10 की चीज अगर 12 में बिकी, वो प्रॉफिट का है, वो तो आपने रिकॉर्ड ही नहीं करे। लिखो ना प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट। मेरा डाउट समझ रहे हो? मैंने आपसे पूछा यहां पर वाई प्रॉफिट्स आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड, वाई प्रॉफिट्स आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड। यहां पर आपने प्रॉफिट्स को रिकॉग्नाइज क्यों नहीं किया? क्वेश्चन समझ में आया? आओ अब जवाब देता हूं। आप एक बात बताओ, जरा आप यहां रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ। अगर आप यहां रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हो, ध्यान से समझना, आपकी भाषा में आपको समझा रहा हूं। डेबिट में यहां पे मैंने लिखा बिल्डिंग, कितना 10 लाख। क्रेडिट में लिखा कैश, रियलाइजेशन क्रेडिट हो रहा है ना, कितना 12। ध्यान से समझना, क्रेडिट डेबिट, ये डेबिट हो रहा है, ये क्रेडिट हो रहा है। अब आप सबसे पहले तो ये समझो, एक तो ये भी बच्चों को समझ में नहीं आता, ध्यान से समझना। अगर मैं पूछूं इस अकाउंट के अंदर डेबिट बैलेंस बच रहा है या क्रेडिट बैलेंस बच रहा है? इस अकाउंट के अंदर बच रहा है क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस बच रहा है, वो भी कितने का? 2 लाख का। एक बात सुन लो, अगर आपके साथ कोई अकाउंट है, जैसे वहां 10 लाख है या 12 लाख है, तो जिस साइड का टोटल ज्यादा होता है उस साइड का बैलेंस बच रहा है। मतलब यहाँ डेबिट में 10 है, क्रेडिट में 12 है, ज्यादा किस साइड का? क्रेडिट का। तो आई विल से क्रेडिट बैलेंस। और कितना ज्यादा है? 2 लाख। तो 2 लाख क्रेडिट का बैलेंस बच रहा है। समझ में आई बात? कैसे बैलेंस बोला जाता है? वट यू विल से, इस अकाउंट के अंदर क्रेडिट बैलेंस बच रहा है 2 लाख का। अच्छा रुको, सपोज यहाँ पर 70 दिख रहा है और यहाँ पर 40 दिख रहा है, तो वट यू विल से, सर इस अकाउंट के अंदर डेबिट बैलेंस बच रहा है कितने का? 30 का। समझ में आई बात? चलिए, अब 10 लाख की बिल्डिंग है, आपने उसे 12 लाख रुपए में बेचा और 2 लाख का क्रेडिट बैलेंस बच रहा है। ये 2 लाख रुपए का ही तो प्रॉफिट है। आप देखो 10 लाख की चीज कितने के बीची? 12 लाख। तो आप बताओ प्रॉफिट कितने के आते हैं? 2 लाख के। और प्रॉफिट का जो है आप क्या करते हो? क्रेडिट। यस ऑन। रियलाइजेशन अकाउंट आपके प्रॉफिट और लॉस को ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड कर देता है, इसलिए आपको सेपरेटली प्रॉफिट या लॉस रिकॉग्नाइज करने की जरूरत नहीं है। आप देख रहे हो, आपने यहाँ बुक वैल्यू लिखी, यहाँ क्या लिखी? मार्केट वैल्यू। अपने आप आ गया 2 लाख का क्रेडिट, एंड दिस इज नथिंग बट द प्रॉफिट। समझ में आई? तो एक बात, बेशक आप इस एग्जाम्पल को, मुझे लगता नहीं वैसे नोट डाउन करने की जरूरत है, बट अगर आपको लगता है कि आपको नोट डाउन करना है तो मोस्ट वेलकम, आप इसे नोट डाउन कर लो। तो कैन आई राइट डाउन नो प्रॉफिट स्लैश लॉस इज सेपरेटली no profit or loss is recognized because it gets automatically adjusted in realization account। बात समझ में आ गई यहाँ तक? कोई डाउट है? सच सच बताओ, दिल पे हाथ रख के। पक्का शेयर करोगे ना वीडियो? एक चीज मांग रहा हूँ सिर्फ, गुरु दक्षिणा में। हाँ, वीडियो शेयर करते रहो हर बच्चे तक, हर बच्चा आगे जितने बच्चों को फैला सकता है फैलाए। अगर वो भी पसंद आती है तो, पसंद नहीं आती तो मुझे फीडबैक भेजो कि सर आपकी वीडियो पसंद नहीं आई, आप इसे ऐसे सुधारो। वो भी सुधारूंगा, लेकिन मकसद में जुड़ना है आपको। आई अब तो असेट रियलाइज होने की एंट्री समझ में आ गई, ये था रिकॉर्डेड और ये था अनरिकॉर्डेड। अगर मैं इसी में लिखूं तीसरा पार्ट, स्टेप अभी स्टेप 2 ही चल रहा है, उसी में ये ए एंट्री थी आपकी, ये आपकी बी एंट्री थी,
अनरिकॉर्डेड असेट की। अब मैं बात करने जा रहा हूं सी की। असेट इज टेकन ओवर बाय पार्टनर। पार्टनर ने कहा इधर ले आओ असेट, मुझे चाहिए। पार्टनर असेट टेक ओवर कर रहा है, जो मर्जी करे, हमें क्या, हमें तो एंट्री करनी है। क्यों भाई? असेट कम हो रहा है तो टू रियलाइजेशन, हाँ या ना। अब असेट माइट भी रिकॉर्डेड असेट हो बुक्स में जो दिख रहा हो, और माइट भी अनरिकॉर्डेड हो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर वो रिकॉर्डेड असेट लेके जा रहा है तो मैं रियलाइजेशन क्रेडिट कर रहा हूं क्योंकि मेरा असेट कम हो रहा है, और अगर वो अनरिकॉर्डेड लेके जा रहा है तो मैं इसे कम कर रहा हूं क्योंकि वो मेरी इनकम है। और जब पार्टनर असेट लेके जाता है तो अब आपको पता है, मैं एडमिशन में पढ़ा चुका हूं, पार्टनर की कैपिटल कम हो जाती है। वो आप वीडियो होपफुली देख चुके हो। प्लीज सारी वीडियोस लाइन से देखो, मिस मत करो एक भी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक भी वीडियो मिस करना बहुत खतरनाक है आपके लिए। एक एक वीडियो देखो प्लीज। इकोनॉमिक्स की सारी, अकाउंट्स की सारी, बीएस की भी आ रही है, मैथ्स की भी आ रही है, सब देखनी है आपको। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, समझ में आया? और वो भी जिस वैल्यू पर लेके जा रहे हैं, मार्केट वैल्यू, या जिसको हम बोलते हैं एग्रीड वैल्यू, समझ में आया? तो असेट सोल्ड, अनरिकॉर्डेड असेट सोल्ड, असेट इज टेकन ओवर बाय पार्टनर, ये भी आपको समझ में आ गया। डी पार्ट उसी का, असेट इज टेकन ओवर बाय क्रेडिटर। अब बोलो सर, अब देखते हैं आप फंस गए। अब अरे क्या फंसाओगे आप? आओ, असेट इज टेकन ओवर बाय क्रेडिटर। बताओ असेट क्या हो रहा है? कम हो रहा है टू रियलाइजेशन, यस और नो? गुड। रिकॉर्डेड है तो क्यों कर रहे हो? क्योंकि एसेट कम हो रहा है, समझ में आया? और अनरिकॉर्डेड है तो क्यों कर रहे हो? क्योंकि इनकम है। चलो अच्छा बताओ, लायबिलिटी भी कम हो रही है नहीं हो रही? और लायबिलिटी भी सारी कहाँ ट्रांसफर हो चुकी हैं बचवा? लायबिलिटी भी सारी रियलाइजेशन में दिख रही है। तो मतलब लायबिलिटी अगर खत्म हो गई तो उसके लिए भी रियलाइजेशन ही डेबिट होगा, यस और नो? जब रियलाइजेशन ही डेबिट हो रहा है और रियलाइजेशन ही क्रेडिट हो रहा है तो कैन आई से, अगर असेट कोई क्रेडिटर लेके जा रहा है तो उसकी किसी भी तरीके की कोई एंट्री आपको करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया? क्यों आ गया? क्योंकि असेट गए तो रियलाइजेशन क्रेडिट, लायबिलिटी गई तो रियलाइजेशन डेबिट, रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन कैसे पॉसिबल है? तो इसलिए कोई एंट्री नहीं। तो अगर कभी भी असेट टेकन ओवर होता है बाय क्रेडिटर, आपको कोई एंट्री नहीं करनी। वो फंसाएगा एग्जाम में आपको, ऐसे फंसाएगा, ध्यान से समझो, ऐसे लिखेगा अनरिकॉर्डेड असेट is taken over by creditor, या ऐसे लिखेगा आपको unrecorded asset is taken over by unrecorded creditor। अरे कुछ भी लिख ले भाई, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। वो आपको ऐसे लिखेगा बिल्डिंग is taken over by creditor, या ऐसे लिखेगा building is taken over by unrecorded creditor। अरे कुछ भी लिखे, अनरिकॉर्डेड हो रिकॉर्डेड हो, बस इतना ध्यान आपको समझ में आ गया। If any asset has been taken over by the creditor, ये चारों में से कोई भी वो आपको देगा, आपको ये समझ में आता है कि मुझे कोई एंट्री नहीं करनी है। और मैंने अपना एक धर्म सत्य बात जो समझ ली,
if any asset is taken over by creditor तो उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। समझ में आ गया? चाहे वो असेट रिकॉर्डेड हो, चाहे वो असेट अनरिकॉर्डेड हो, चाहे वो क्रेडिटर रिकॉर्डेड हो, चाहे वो क्रेडिटर अनरिकॉर्डेड हो, मुझे किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ गए मेरी बात? नहीं आ रही समझ? अरे आ रही है बेशर्म? हाँ या ना? फिर लाइक करो भी वीडियो, फटाफट लाइक करो। हाँ गुड। अब तो आपको यहां तक कैसे बुक्स क्लोज करनी है और कैसे असेट्स में चार चीजें, बिक जाएगा, पार्टनर लेके जाएगा या क्रेडिटर लेके जाएगा, वो सारी बातें मैंने आपको सिखा दी। समझ में आ गया यहाँ तक? अब इसके बाद जो बात आती है हमारी, दैट इज स्टेप 3, रियलाइजेशन ऑफ लायबिलिटी। लायबिलिटी खत्म हो रही है। अब केस 1, पेमेंट ऑफ, चलो फटाफट बताओगे अब आप ये, पेमेंट ऑफ रिकॉर्डेड लायबिलिटी। रिकॉर्डेड मतलब जो बुक्स में दिख रही है। क्या होगा सर? कैश चला गया और लायबिलिटी खत्म हो रही है। लायबिलिटी क्योंकि कम हो रही है तो हम अपने रियलाइजेशन को डेबिट करेंगे, क्योंकि हमारी लायबिलिटी सारी वहीं दिख रही थी। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। पेमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। पेमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। इसमें भी क्या होगा सर? रियलाइजेशन टू कैश। चलो बताओगे मुझे आंसर? क्वेश्चन पूछूं? पूछने दो भाई। यहां डेबिट हुआ क्योंकि लायबिलिटी कम हो रही है, बुक्स में दिख रही थी, और यहां पर ही क्रेडिट हुआ क्योंकि असेट्स कम हो रहे थे। यहां भी असेट्स कम हो रहे हैं। यहां बताओ रियलाइजेशन डेबिट क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है रियलाइजेशन डेबिट? क्योंकि ये लॉस है। क्या लायबिलिटी कम हो रही है? नहीं। अरे भाई अनरिकॉर्डेड है, कैसे लिख दूं लायबिलिटी कम हो रही है? यहाँ इसलिए डेबिट हो रही है क्योंकि लॉस है। लायबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर। पार्टनर कह रहा है मैं पे कर दूंगा, छोड़ो तुम्हारे बस की नहीं है। तो लायबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर। बस अगर पार्टनर लायबिलिटी को टेकन ओवर कर रहा है, पार्टनर लायबिलिटी को टेकन ओवर कर रहा है, तो बताओ क्या होगा? लायबिलिटी कम हो रही है, गुड, रियलाइजेशन डेबिट। और आपको पता है उस केस में हम पार्टनर अकाउंट को क्या करते हैं? पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट। और ये मैं आपको उसमें एडमिशन में ऑलरेडी समझा चुका हूँ। ठीक है, इसीलिए बार बार कह रहा हूँ सीक्वेंस में सारी वीडियोस देखते हुए आओ, समझ में। और ये किस वैल्यू पर होगा? एग्रीड वैल्यू। और अगर एसेट टेकन ओवर बाय क्रेडिटर है उसका क्या होगा? वो मैं ऑलरेडी लास्ट इसमें कवर अप कर चुका हूँ। तो यहाँ तक मैं आपका जरा एक बार फर्स्ट पार्ट ओवर करता हूँ, बाकी चीज़ें नेक्स्ट पार्ट के अंदर बताऊँगा। ठीक है, बाहर स्टूडेंट्स घूर घूर के देखना है, हमें भी पढ़ा दो थोड़ा सा। ठीक है, और वीडियो पसंद आई लाइक, सब्सक्राइब एंड प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट शेयर इट। फेसबुक पे इतनी बातें शेयर करते हो, ये भी शेयर करो। व्हाट्सएप ग्रुप जितने हैं बार बार शेयर करो, डेली गुड मॉर्निंग की तरह शेयर करो कि यू हैव टू वॉच दिस। अपने दोस्त की भलाई बस इसी से करनी है, दोस्तों भाई बंधु सब में। ये चैनल कंप्लीट फॉर कॉमर्स स्टूडेंट, जो कॉमर्स स्टूडेंट है उसके लिए चैनल है। अगर कोई बात उसके अभी मतलब की नहीं है तो 3 महीने में और आ जाइए। आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड एंटायर कॉमर्स ऑन दिस, वेदर इट इज BCom, इट इज CA, इट इज CS, इट इज 11th, इट इज 12th, एंटायर कॉमर्स, इट इज PhD, इट इज MCom, कंप्लीट आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, 3 पार्ट्स के अंदर हम अभी पार्ट 1 के अंदर डिसोल्यूशन के ऑलरेडी 3 एंट्री सीख चुके हैं कि किस तरीके से एसेट्स एंड लायबिलिटीज के पहले हमें अकाउंट क्लोज करने हैं। उसके बाद हमने क्या देखा था बताओ, कि एसेट्स रियलाइज होंगे कैसे और लायबिलिटीज कैसे रियलाइज होंगी। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की जो एंट्री है सब अब उसकी बात करते हैं। देखो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस सबसे पहले होते क्या हैं। फॉर एग्जाम्पल अब अगर मैं बात करूं
आप पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर रहे हो, तो आप क्या करोगे? जो आपकी बिल्डिंग है, लैंड है, फर्नीचर है, ये किसी और को सेल आउट करोगे, तो ट्रांसफर पेपर्स बनेंगे उसके नाम पर, या आप लॉयर हायर करोगे जो सारे एग्रीमेंट को देखेगा, प्रोसेस को देखेगा, क्रेडिटर्स के सेटलमेंट को देखेगा। तो इससे रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सारे कहलाते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट क्यों होगा? क्योंकि एक्सपेंस है। और कैश क्यों क्रेडिट हो रहा है? क्योंकि इससे हमारे एसेट्स बहुत ही बढ़िया क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया हमारी एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन टू कैश। लेकिन अब ध्यान से समझना जो मैं बात बताने जा रहा हूं। इफ partner has been appointed for realization process, अगर आपने रियलाइजेशन प्रोसेस के लिए किसको अपॉइंट किया है? पार्टनर को अपॉइंट किया। अब पार्टनर अगर कोई रियलाइजेशन प्रोसेस को देख रहा है तो दो सिचुएशंस हो सकती हैं कि वो इसके लिए कमीशन ले रहा है या इसके लिए वो कमीशन नहीं ले रहा। मतलब कमीशन इज प्रोवाइडेड। हमने क्या किया? तीन पार्टनर है, सपोज ए बी सी। ए को बोला यार पूरा जरा रियलाइजेशन प्रोसेस देखो, इसके अंदर कोई गड़बड़ी वड़बड़ी ना हो, आप अपने ऑब्जर्वेशन में सारा काम करवाओ। तो माइट भी हम इसके लिए ए को कमीशन दे रहे हो और माइट भी इसके लिए हम ए को कुछ रेम्युनरेशन ना दे रहे हो। कमीशन इज प्रोवाइडेड और कमीशन इज नॉट प्रोवाइडेड। ध्यान से देखिए, अगर आप पार्टनर को कमीशन दे रहे हो रियलाइजेशन प्रोसेस देखने के लिए, पार्टनर हैज बीन अपॉइंटेड फॉर रियलाइजेशन प्रोसेस एंड हम उसे कमीशन दे रहे हैं, तो जो भी रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस हैं वो पार्टनर की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट विल नॉट बी बोर्न बाय द फर्म। बड़े ध्यान से सुनना, ऑल रियलाइजेशन expenses are personal liability of partner so appointed. Until and unless अदरवाइज स्पेसिफाइड। अब इसका क्या मतलब है, ध्यान से समझो। अनटिल एंड अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, इसका क्या मतलब है? अगर पार्टनरशिप डीड में ही लिख दिया या पार्टनर को अपॉइंट करते हुए लिख दिया, पार्टनर को अपॉइंट करते हुए ही हमने ये बोल दिया कि आपको रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बियर करने की जरूरत नहीं है, मतलब हम आपको कमीशन भी देंगे और एक्सपेंसेस भी देंगे, तो फिर बात ही अलग है। बट अगर आपने पार्टनर को अपॉइंट किया है फॉर द पर्पस ऑफ रियलाइजेशन और आप उसे कमीशन दे रहे हो और क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ या कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं हुआ, तो जितने भी रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस हैं वो पार्टनर की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी आप थ्योरी समझो, फिर मैं आपको प्रैक्टिकल समझाता हूं। कमीशन नहीं प्रोवाइड कर रहे पार्टनर, जो है बस वो चैरिटी के अंदर यहां सब कुछ ठीक है वो प्रोसेस को देख रहा है, तो ऑब्वियसली इस केस के अंदर जितने भी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं दैट विल बी बोर्न बाय द पार्टनरशिप फर्म। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस विल बी बोर्न बाय पार्टनरशिप फर्म। रियलाइजेशन एक्सपेंस जो है वो पार्टनरशिप फर्म, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पार्टनरशिप फर्म जो है वो बॉन्ड करेगी। अब इसका हमारी अकाउंटिंग पे क्या फर्क पड़ेगा, ध्यान से समझो। सबसे पहले अगर हम कमीशन दे रहे हैं पार्टनर को, पार्टनरशिप फर्म के लिए ये एक एक्सपेंस है, यस और नो, तो एंट्री क्या होगी, ध्यान से समझना। फॉर प्रोवाइडिंग कमीशन, कमीशन प्रोवाइड करने की क्या एंट्री होगी बताओ?
सर कमीशन प्रोवाइड करने के लिए क्या एंट्री होगी? फर्म के लिए एक्सपेंस है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और इससे पार्टनर की कैपिटल बढ़ गई क्योंकि उसे तो कुछ मिल ही रहा है, कैपिटल हमने बढ़ा दी। बट इस केस के अंदर, ये केस 1 है जिसमें हम कमीशन प्रोवाइड कर रहे हैं, फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस क्या हम कोई एंट्री करेंगे? क्या हम कोई एंट्री करेंगे? हम कोई एंट्री नहीं करेंगे। वाई? क्यों नहीं कर रहे बताओ? बिकॉज इट्स पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और लायबिलिटी यू कैन से ऑफ पार्टनर। बट हाँ, क्वेश्चन में लिख दिया उसने, नहीं कमीशन भी देंगे और एक्सपेंस भी देंगे। अगर उसने क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिख दिया तो फिर बात अलग है। समझ में आ गई बात? हाँ। केस 2, कमीशन प्रोवाइड नहीं कर रहे तो भैया फिर वही ना, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की एंट्री होगी। कमीशन इज नॉट प्रोवाइडेड, तो जितने भी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं उसके लिए आप पार्टनर को कंपनसेट करोगे। उसने अपनी जेब से लगा दिया, पार्टनर को कंपनसेट कर दो। क्या एंट्री करोगे बताओ? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ में आया क्यों किया? हम इस क्या कर रहे हैं यहां पर? सर हम पार्टनर को कंपनसेट कर रहे हैं। तो आपको जो मेन बात सारी की सारी ध्यान रखनी है वो क्या ध्यान रखनी है बेटा? चलो फटाफट रिपीट करते हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की एंट्री, रियलाइजेशन टू कैश। हम ये देखेंगे क्या पार्टनर अपॉइंट हुआ है रियलाइजेशन के लिए? सर हुआ है। हुआ है तो आप ये देखो उसे कमीशन दे रहे हैं? सर दे रहे हैं। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस उसकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि नहीं मुझे एक्सपेंसेस की भी पेमेंट करेंगे, तो फिर कर ही दो। वही वाली बात है, तुम अगर दिन को रात कहोगे तो रात कहेंगे। कमीशन नहीं दे रहे तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, पार्टनर अपॉइंट हुआ है, रियलाइजेशन प्रोसेस देखेगा, बट कमीशन नहीं दे रहे तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए हम उसे पेमेंट करेंगे। क्या एंट्री होगी? रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। और पार्टनर अपॉइंट हुआ ही नहीं है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो मैंने भी आपके साथ ये करी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की, ऑलमोस्ट ये लास्ट डिस्कशन ही होती है। इसके बाद बड़ी बेसिक बातें हैं। आइए, समझ में आ गया आपको यहां तक? आगे बात करते हैं। अब जो 5th पार्ट आपका आता है, प्रॉफिट एंड, या चलो प्रॉफिट एंड लॉस भी छोड़ो, उससे पहले मैं आपको एक पार्ट और बता दूं। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड फंड्स। ध्यान से समझो, इसका क्या ट्रीटमेंट हुआ। डिसोल्यूशन में थोड़ी सी चीज अलग है। अगर फ्री रिजर्व्स है, फ्री रिजर्व्स बेटा मैं एक्चुअली यहां पर दो ही चीजों को बोलूंगा, एक P&L क्रेडिट बैलेंस को और एक मैं बोलूंगा आपके जनरल रिजर्व। तो ये तो सीधे सीधे आप पार्टनर की कैपिटल में बांट दोगे, ठीक है। क्या एंट्री होगी बताओ? P&L डेबिट, जनरल रिजर्व डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। सारे पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। बट अगर रिजर्व, वैसे वर्ड प्रॉपरली यूज होता है, चलो मैं भी बताता हूं। रिजर्व अगेंस्ट असेट है। अब रिजर्व अगेंस्ट असेट, वैसे रिजर्व वर्ड यूज नहीं होता। अगर अगेंस्ट असेट कुछ बोलता है उसे हम फंड बोलते हैं। कौन से फंड होते हैं बताओ? असेट या लायबिलिटी के अगेंस्ट। एक पढ़ा है आपने मेरे साथ, इन्वेस्टमेंट, फ्लक्चुएशन,
फंड पढ़ा है बेशर्मो? है पढ़ा है सर। वर्कमैन कंपनसेशन फंड, ये भी बताया था मैंने, बहुत अच्छे से डिटेल डिस्कशन कर रखी है एडमिशन में। अगर वीडियो नहीं देख लिए देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आईएफएफ और वर्कमैन कंपनसेशन फंड, आधी आधी घंटे की वीडियोस हैं दोनों पे, जरूर देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर रिजर्व अगेंस्ट असेट या लायबिलिटी है, वैसे मैंने बता दिया, अगर अगेंस्ट असेट या लायबिलिटी होता है हम रिजर्व वर्ड यूज ना करके क्या यूज करेंगे? फंड। तो ये जो है हम ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। इसका लॉजिक वो बच्चे समझ जाएंगे जिन्होंने मेरी आईएफएफ और वर्कमैन कंपनसेशन फंड की वीडियो देख ली है। और अगर आप सीधे ये वीडियो देख रहे हो तो आपको लॉजिक समझ में नहीं आएगा, पहली बता रहा हूं। अब उन बच्चों के लिए जिन्होंने वो वीडियो देख ली है, याद करो आईएफएफ या वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इसके अगेंस्ट, वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, इसके अगेंस्ट लायबिलिटी हो सकती है या नहीं हो सकती? हो सकती है। तो पहले हमें यहां से अमाउंट सेट ऑफ करना पड़ता है, तो इसलिए सीधे पार्टनर्स के बीच में नहीं बांटा, इसलिए मैं सीधे पहले से कहां लेके गया? रियलाइजेशन में। समझ में आ गया? ठीक है। तो इसके लिए हम एंट्री क्या करेंगे बताओ? इसके लिए हमारी एंट्री होगी पूरा बैलेंस, कुछ भी वो बोले कि इतनी लायबिलिटी है उतनी लायबिलिटी, कोई फर्क नहीं पड़ता। आईएफएफ डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन फंड डेबिट टू रियलाइजेशन, सीधा फुल अमाउंट जो बैलेंस शीट में दिख रहा है, ये कौन सा अमाउंट है? फुल अमाउंट अपीयरिंग इन बैलेंस शीट, सारा का सारा उठा के बिना सोचे समझे और दिमाग लगाए बिना आपने ट्रांसफर कर दिया उसे रियलाइजेशन। ये बात आपको मेरी समझ में आती है? तो आईएफएफ का भी ट्रीटमेंट आपको क्लियर हो गया। अच्छा, मैं यहां पर एक चीज बता दूं, कई बार कंफ्यूज हो जाते हो। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड्स में ये पता नहीं, मैं देखता हूं बच्चे कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं। वैसे अगर आपने मेरी इको की नेशनल इनकम की वीडियो देख ली है, खासकर इनकम मेथड वाली, आपको ईपीएफ पता होगा क्या होता है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की रिटायरमेंट की तैयारी करता है और रिटायरमेंट पे एम्प्लॉय को कोई प्रॉब्लम ना हो तो उसके लिए एडवांस में पैसा इकट्ठा किया जाता है, याद है? तो ईपीएफ जो है वो एक तरह की लायबिलिटी होती है, ठीक है, जिसको कंपल्सरी रियलाइज करना है। मतलब क्वेश्चन में नहीं भी कहेगा तो भी आपको इसकी पेमेंट करनी है। तो इसकी एंट्री होगी क्या बताओ? ईपीएफ जो है वो पहले रियलाइजेशन में जाएगा और फिर जाने के बाद उसकी हम पेमेंट करेंगे, दैट इज रियलाइजेशन डेबिट टू कैश। समझ में आई बात? लेकिन आईएफएफ और डब्ल्यूसीएफ ये लायबिलिटी नहीं है, डिफरेंस है, ये फंड अगेंस्ट असेट है, तो इसका कोई रियलाइजेशन नहीं होगा। कहीं इसको भी कैश में ले लो, ये सिर्फ आएंगे रियलाइजेशन में, इसका कोई रियलाइजेशन नहीं होगा अनटिल क्वेश्चन में कुछ और ना लिखो। ईपीएफ के बारे में बोला है, ईपीएफ क्या कोई भी लायबिलिटी क्वेश्चन के अंदर है? ईपीएफ भी लायबिलिटी है, इट्स नॉट अ फंड, इट्स नॉट अ रिजर्व। ईपीएफ एक लायबिलिटी है जो एम्प्लॉयर को पेमेंट करनी होती है एम्प्लॉय को एट द टाइम ऑफ हिज रिटायरमेंट। स्टैट्यूटरी पेमेंट है, लीगल कंपल्शन है, देनी पड़ती है। जो भी लायबिलिटी है उसके बारे में क्वेश्चन में कहे या ना कहे, हमेशा आपको उसको रियलाइज करना है। ये बात ध्यान रखो, आप नोट लिख लो। whether or not specified in question, whether or not specified in question, liability will always be paid off. लायबिलिटी को हमेशा पे ऑफ करेंगे। However, if nothing is specified about
realization of particular asset अब सपोज पेटेंट है, क्वेश्चन में जनरली होता है, और उसके रियलाइजेशन के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ, तो अपना दिमाग मत लगाना, उसको रियलाइज नहीं करना फिर. हाउएवर इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड अबाउट रियलाइजेशन ऑफ पर्टिकुलर एसेट देन नो नीड टू रियलाइज इट. आपको उसको रियलाइज करने की बिल्कुल भी जरूरत है नहीं है. बट अगर लायबिलिटी के बारे में नहीं बोला तो आपको उसको हमेशा पेमेंट करनी पड़ेगी. यहां तक आपको मेरी बातें समझ में आती हैं. पार्ट 2 में थोड़ी टेक्निकल बातें थी, कमीशन को लेके, रिजर्व्स को लेके, फंड्स को लेकर, और चौथी बात मेरी हुई असेट के बारे में अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो क्या करना है, और लायबिलिटी के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ तो क्या करना है. समझ में आ गया. इसके बाद क्या होगा, जो भी आपके रियलाइजेशन से प्रॉफिट एंड लॉस निकल के आएंगे, अब ध्यान से समझना, क्लोजिंग कर रहा हूं क्वेश्चन की. प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम रियलाइजेशन will be transferred to partners capital account सबसे पहले, and realization account will be closed. आपका जो realization account है वो क्या हो जाएगा, closed. अच्छा, यहां मैं आपको बता दूं, कई बार एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, रियलाइजेशन अकाउंट का नेचर क्या है, तो आप लिखोगे रियलाइजेशन अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट. वैसे तो ये मेमोरेंडम अकाउंट है, बट चलो कुछ नहीं होता. 11th-12th में जो रिक्वायरमेंट है, या हर बोर्ड ने ऑब्वियसली से नॉमिनल बोला हुआ है, कभी डिबेट होगी तो उन्हें प्रूफ करेंगे कि मेमोरेंडम में नॉमिनल नहीं है. चलो, आपको एग्जाम में लिख के आना है रियलाइजेशन अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट, अगर पूछ लिया गया. तो प्रॉफिट और लॉस जो है वो किसके बीच में बांटेंगे, पार्टनर्स कैपिटल के बीच में. ठीक है. इसके बाद बैलेंस फ्रॉम कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स. ये जरा ध्यान से, बोरिंग लग रहा है थोड़ा सा, लेकिन लिखो इसे जरा. बैलेंस फ्रॉम कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स विल बी सेटल्ड. सेटल्ड मतलब पे कर देंगे हम उसे. और माइट भी पेमेंट ना हो रही हो, या तो पे होगी या पार्टनर विल ब्रिंग द कैश, ऐसा भी हो सकता है. वैसे तो जितने आपके पास क्वेश्चन है उसके अंदर हम पार्टनर को पेमेंट ही कर रहे होते हैं, बट माइट भी बोर्ड में ही सीधे ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि कैश का बैलेंस हम पे करने की जगह उल्टा पार्टनर से हमें लेना है, तो वो फिर उतना कैश ले आएगा. और लास्ट में फिर हम देखेंगे कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट विल गेट टैली. वो जो है हमारा टैली हो जाएगा और हमारा क्वेश्चन ठीक होगा. तो आपने देखा पूरे डिसोल्यूशन के सारे कॉन्सेप्ट्स आपने अब मेरे साथ देख लिए. अब कोई कॉन्सेप्ट नहीं बचा, मेरे पास कुछ नहीं है, मैंने सब बता दी. अब मैं आपको इसके ऊपर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा. अब वो आज करवा पाता हूँ या नहीं ये तो नहीं पता, बट करवाऊंगा. एक पार्ट और रिकॉर्ड करूंगा जिसमें जर्नल और उसके बाद लेक्चर करवाऊंगा. तो अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो अब आप कोई भी क्वेश्चन उठा लो, आपको दिक्कत नहीं आ सकती. जो सारी चीजें थी वो मैंने आपको बता दी. एंड अगेन, वीडियो पसंद आई लाइक करो. और एक चीज छोटी सी और, हमारा आप जब गूगल पे जाते हो, एक ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी आप जब डालोगे, मैं लिख देता हूँ, या मेरा नाम भी आप डालोगे, चंदन पोदार, ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी. तो जैसे ही आप ये डालोगे तो गूगल रेटिंग्स के लिए पूछेगा आपसे. प्लीज़ जो भी आपको लगता है जेन्युइन उसे करो रेट. जो भी आपको कमेंट लिखने हैं वहाँ पर लिखिए. फेसबुक पर भी आप मेरे से भी कनेक्ट हो सकते हैं, या मेरा ग्रूमिंग का ऑफिशियल पेज है ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी, उसको जाके आप लाइक करो. लेटेस्ट नोट्स अपडेट्स सारी वहीं पर आएंगी सबसे पहले आपको. उसके बाद आपको यूट्यूब पे कुछ पता लगेगा, तो उसे आप सबसे पहले जाकर लाइक करो. मेरे से भी आप फेसबुक पे कनेक्ट हो सकते हो. ठीक है. और बार बार मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, कीप शेयरिंग द वीडियोस, कीप शेयरिंग द नॉलेज. अपने फ्रेंड्स के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा इन बातों को फैलाओ ताकि वो भी अवेयर हो सके अबाउट द बेटर नॉलेज, अबाउट द बेटर सर्कमस्टांसेस. और किसी भी तरह का कोई भी फीडबैक आपको मुझे देना है, मोस्ट वेलकम फॉर दैट. कमेंट में लिखिए, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप भेजिए. मेरा व्हाट्सएप नंबर
53633448। ओनली व्हाट्सएप प्लीज। आपको पता है हर समय कोई ना कोई रिकॉर्डिंग चल रही होती है तो कॉल पिक नहीं हो पाते, एक्सेप्शनल केस में पिक हो पाते हैं। दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर। टेक्स्ट मैसेज भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज गूगल पे रेटिंग, फेसबुक, और कीप शेयरिंग द वीडियोस, कीप शेयरिंग द चैनल विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, अभी तक आप डिसोल्यूशन का पार्ट 1 पार्ट 2 देख चुके हैं मेरे साथ, जिसके अंदर मैंने आपको सारी की सारी जर्नल एंट्रीज के बारे में बताया था कि किस तरीके से हम जर्नल एंट्रीज करते हैं, डिसोल्यूशन में क्या अकाउंटिंग होती है। तो चलिए उन्हीं जर्नल एंट्रीज को सम अप करते हैं, एक तरह से हमारा रिवीजन भी हो जाएगा और उसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले मैंने स्टेप 1 में बताया था जितने भी असेट्स एंड लायबिलिटीज आपको दिख रहे हैं उसकी एंट्री करनी है। क्या एंट्री करनी है बेटा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट्स, याद है? तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, आप देखो सारे के सारे सन्ड्री असेट्स जितने भी हैं वो बुक वैल्यू पर आ गए। फिर सारी की सारी लायबिलिटीज के लिए क्या एंट्री होगी बेटा? सर सन्ड्री लायबिलिटीज डेबिट टू रियलाइजेशन, तो लायबिलिटी सारी खत्म हो रही है टू रियलाइजेशन बुक वैल्यू पे। इसके बाद असेट्स रियलाइज होते हैं, याद है? असेट्स रियलाइज की क्या एंट्री होती है? सर कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन क्या हो रहा है आपका? क्रेडिट। आप फॉर्मेट मत रटो, मैं देखता हूँ कि बच्चे ऐसे करते हैं कि असेट यहाँ रियलाइज होगा, लायबिलिटी यहाँ रियलाइज होगा, इसका पैसा यहाँ, इसका पैसा यहाँ। क्या तरीका है यार, ये कोई पढ़ने का तरीका है क्या? सेंसलेस बात है एकदम। चलो अभी एग्जाम के लिए कर लोगे, प्रैक्टिकल लाइफ में जब जाओगे फिर उसको ऐसे ही बताओगे असेट यहाँ आते हैं, लायबिलिटी आते हैं, यहाँ जाएगा, ये वहाँ जाएगा। ये कोई नहीं है। सिर्फ थिंक अबाउट द जर्नल एंट्रीज। यस इट विल टेक द टाइम, बट डेफिनेटली इफ यू वांट टू बी द superb student or I will say superb accountant, then definitely you have to focus on journal entries. So सारे असेट्स जो रियलाइज होंगे उसकी एंट्री हमारी क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। सो रियलाइजेशन क्रेडिट हो रहा है, मैंने यहाँ पे लिख दिया कैश अकाउंट। फिर लायबिलिटीज जितनी भी रियलाइज होती है उसकी एंट्री क्या होती है? उसकी एंट्री होती है सर रियलाइजेशन टू कैश। तो देखो रियलाइजेशन डेबिट हो गया। मैंने आपको बताया था जो रियलाइजेशन होता है, ये जो रियलाइजेशन हो रहा है ये इसमें दोनों चीज आ सकती है, रिकॉर्डेड भी और अनरिकॉर्डेड। बट जो ऊपर वाली एंट्री है, जो ऊपर वाली एंट्री है ये वाली, हाँ बुक वैल्यू, इसमें सिर्फ क्या आएंगे? रिकॉर्डेड। क्यों अनरिकॉर्डेड क्यों नहीं आएंगे? बोलो बोलो। क्योंकि उसकी कोई बुक वैल्यू नहीं होती। बहुत बढ़िया। अब उसके बाद पार्टनर एसेट ले गया, बताओ एंट्री क्या होगी? सर पार्टनर की कैपिटल कम हो गई तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट, और एसेट चला गया तो रियलाइजेशन क्रेडिट, तो पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन, यही आएगा। रियलाइजेशन क्रेडिट हो रहा है। उसके बाद लायबिलिटी ले गया, सर लायबिलिटी खत्म हो रही है, लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट, डेबिट करेंगे रियलाइजेशन को, हाँ तो रियलाइजेशन डेबिट। ऐसी जैसे मैं सोचता हूँ ना ऐसी सोचना है, टू पार्टनर्स कैपिटल। समझ में आई बात? अब इसके बाद कमीशन दे रहे हैं तो क्या एंट्री होती है? सर एक्सपेंस है कमीशन देना, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और टू पार्टनर्स कैपिटल। समझ में आया? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की एंट्री क्या होती है? सर एक्सपेंस है, डेबिट होता है, रियलाइजेशन टू कैश। प्रॉफिट ट्रांसफर टू, अगर प्रॉफिट आया तो पार्टनर्स कैपिटल में और लॉस आया तो क्या? तो अच्छा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए मैंने एक चीज लिख दी, कब देते हैं? जब हम कमीशन प्रोवाइड नहीं कर रहे। अगर कमीशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कौन बियर करेगा? पार्टनर। अनटिल एंड अनलेस प्रोवाइडेड, क्वेश्चन में लिखा हुआ है फिर तो करना ही पड़ेगा। अगर उसने लिख दिया क्वेश्चन में नहीं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो है उसके भी हम पेमेंट करेंगे पार्टनर को, तो फिर बात अलग हो जाती है। समझ में आ गया? तो आप देखो कॉन्सेप्ट पढ़ो, कॉन्सेप्ट को फोकस करोगे ना, डेफिनेटली आप सब्जेक्ट किंग बन पाओगे। सब्जेक्ट किंग अगर आपको बनना है, आज मैं आपको बताऊं, मैं पूरी 11 पूरी 12 CPT, IPCC फाइनल, CA फाइनल, BCom इतने सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा हूँ। अब क्या मुझे किताबें खोलनी है? और अगर मैंने रटा होता सारा का सारा तो आज मैं इतने सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ा पा रहा। मैं आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं दे पा रहा। सारी चीजें एक बार आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, एक बार रिसर्च कर ली किसी टॉपिक पे, उसका कॉन्सेप्ट समझ लिया, आई प्रॉमिस लाइफ टाइम आप उस टॉपिक को नहीं भूलोगे। लाइफ टाइम आपके दिमाग में ना, अगर आप स्टार्ट करोगे चेन टू चेन सब कुछ याद आता रहेगा। अगर रीजनिंग क्लियर है, रीजनिंग क्लियर नहीं है तो फिर अगर रटा हुआ है तो ही एग्जाम में याद आएगा,
और रटा हुआ नहीं है सही से, तो फिर आप एग्जाम में कुछ याद नहीं आया, ये याद नहीं आया, वो नहीं याद आया, ये प्रॉब्लम आती है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते, पेपर लंबा होता है, ये सारी बातें, ये सारे एक्सक्यूज लेते रहोगे। इसलिए बार बार कहता हूं दैट यू शुड फोकस ऑन कॉन्सेप्ट्स ओनली। कॉन्सेप्ट फोकस करो, उसके बाद सीबीएसई एग्जाम के थोड़े बहुत क्वेश्चन कर लो। डेफिनेटली यार कॉपीराइट है, नंबर तो आने ही आने, उसकी टेंशन मत लो। समझ में आई बात? चलो अब एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन मैंने लिख के रखा हुआ था आपके लिए। ये देखो एक क्वेश्चन है, कोशिश करिए इसके थ्रू सारे कॉन्सेप्ट्स कवर अप कर दूं, और मेरा वही तरीका, मैं आपको जर्नल भी कराऊंगा, लेजर्स भी कराऊंगा, ठीक है। अब मैं आपसे जवाब चाहूंगा, जवाब देना है आपको। बात समझ में आई? आओ, आपके पास एक बैलेंस शीट है, बिल्डिंग है, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, लेस प्रोविजन, कैश। इधर आपके पास कैपिटल है 3 पार्टनर्स की, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। एडजस्टमेंट्स गिवन है, बिल्डिंग रियलाइज्ड हुई 90% पे, क्रेडिटर्स taken over the stock and balance in cash, unrecorded land is sold, furniture debtor realized at this, partner will get the commission of rupees 10,000 for realization process। partner को commission दे रहे हैं, तो realization expense की entry नहीं करनी। हाँ, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्पेसिफिकली नहीं करनी है तो करेंगे। लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, ये 5th के बाद 6th यहाँ पर आ गया। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है 5,000। पास जर्नल एंड प्रिपेयर नेसेसरी लेजर्स। एग्जाम में एक ही चीज़ आती है, वैसे जनरली एग्जाम में आपसे जर्नल पूछी जाती है, जो मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दी। चलिए स्टार्ट करें हम एक एक चीज़। आइए, सबसे पहले मैंने क्या बताया था, स्टेप 1 जो भी बुक्स में दिख रहा है वो सारे असेट्स और लायबिलिटीज हमको रिकॉर्ड करने, यस और नो। चलो स्टार्ट करें। कौन कौन से असेट हैं? बिल्डिंग, फर्नीचर और स्टॉक, डेटर। कैश नहीं लेना। क्यों नहीं लेना सर? बताओ, अब ये भी बताओ फिर। अरे भाई कैश की इतनी सारी ट्रांजैक्शंस होनी है, पैसा आना है जाना है, इस अकाउंट को कैसे क्लोज कर दूं? कैश का तो बहुत बड़ा रोल है। समझ में आई बात? तो आइए स्टार्ट करते हैं, असेट्स को क्लोज करते हैं। फॉर क्लोजिंग असेट्स अकाउंट, असेट्स अकाउंट को क्लोज करने के लिए, हाँ जी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, बताओ सर बिल्डिंग, सारे असेट्स लिखने हैं आपको, और वीडियो फॉरवर्ड करके मत देखो, नहीं तो कुछ ना कुछ छूट जाएगा। टू फर्नीचर, टू स्टॉक, टू डेटर, यही है ना भाई, और कुछ भी है? बिल्डिंग फंड, इसका आप बेशक स्क्रीनशॉट ले लो और साइड में रख लो अपने पास, या मोबाइल में पिक ले लो, और ये अपने पास नोट्स के अंदर क्वेश्चन नोट डाउन भी कर लेना, क्योंकि जब रिवीजन करोगे तो एक क्वेश्चन होना चाहिए उस समय। चलिए, कितनी कितनी वैल्यू है इनकी? 5, 3, 2 और 1। 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख। अब मैं जब डेटर्स लिखता हूं ना 1 लाख, तो बच्चे कहते हैं सर क्यों लिख दिया 1,99,000 लिखो ना। देखो डेटर्स आपको दिख नहीं रहा 99,000 के हैं, बता रहा हूं भाई, शांति। उसका भी जवाब देता हूं बेटा। डेटर्स अकाउंट एक अलग अकाउंट होता है, प्रोविजन अकाउंट एक अलग अकाउंट होता है। डेटर्स अकाउंट अलग होता है, प्रोविजन अकाउंट एक अलग होता है। नहीं है, एक मेरी वीडियो है व्हाट इज प्रोविजन करके, अभी 5-7 दिन पहले ही शूट करी थी, उसे देखो पहले, समझ में आएगा प्रोविजन होता क्या है। डेटर अकाउंट अलग होता है जिसका डेबिट बैलेंस होता है, और प्रोविजन अकाउंट एक अलग होता है जिसका क्रेडिट बैलेंस होता है। तो प्रोविजन को मैं लायबिलिटीज के साथ क्लोज करूंगा। मैंने व्हाट इज प्रोविजन करके एक वीडियो बना रखी है, जाओ देखो पहले फटाफट, उसके बाद आना यहाँ पर। 5-7 मिनट की वीडियो है, छोटी सी। समझ में आया? डेटर्स अलग अकाउंट अलग है और प्रोविजन अकाउंट अलग है। मैं डेटर्स अकाउंट को क्लोज कर रहा हूँ, रटो मत इसे कि हाँ होता है, जाओ पहले व्हाट इज प्रोविजन देख कर आओ, और उसके बाद 5-7 मिनट है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट है बहुत अच्छी। चलिए, अब इसके बाद सारी लायबिलिटीज क्लोज करते हैं। क्रेडिटर्स, बीपी और वर्कमैन कंपनसेशन फंड भी यहीं आएगा, आपको पता है ये बात, और एक प्रोविजन आएगा। तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड डेबिट
क्रेडिटर्स, डेबिट, बिल्स पेबल, डेबिट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, डेबिट टू रियलाइजेशन। ठीक है, चलिए अमाउंट देखें कितने कितने हैं। 1, 3, 2, 1 लाख, 3 लाख और 2 लाख। ठीक है, और प्रोविजन का अमाउंट 1000। ठीक है बेटा, 3, 2, 5, 6 लाख, 1000। तो पहली चीज मैंने आपको सिखा दी कैसे हमें करना था, स्टेप 1 यही सिखाया था। अब आप जब जर्नल कर रहे हो क्वेश्चंस के अंदर, तो आप सारे एडजस्टमेंट की एंट्रीज करना स्टार्ट करो। स्टेप 2 आपको करनी है सारी एडजस्टमेंट में जितनी भी एंट्रीज हैं वो सॉल्व करना आपको शुरू कर दो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिल्डिंग इज रियलाइज्ड एट 90%। 5 लाख की बिल्डिंग है, मतलब कितने पैसे आए, 4.5 लाख रुपए। एक एक एडजस्टमेंट की एंट्री करो, कोई जल्दीबाजी नहीं। तीसरी एंट्री हम कर रहे हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 4.5 लाख। समझ पाई बात। इसके बाद क्रेडिटर्स टेक ओवर द स्टॉक। क्रेडिटर्स ने स्टॉक ले लिया। अच्छा, लायबिलिटी क्रेडिटर अगर कोई भी असेट लेता है कोई एंट्री नहीं होती, बट यहाँ क्रेडिटर 3 के हैं, स्टॉक कितने का है, 2 का। और बैलेंस इन कैश एट 50% डिस्काउंट। इसका मतलब बताता हूं मैं आपको। 3 लाख के क्रेडिटर्स थे, जो आपके क्रेडिटर थे वो कितने के थे बेटा, 3 लाख के। उन्होंने 2 लाख रुपए का तो स्टॉक ले लिया, हम अपने आप देख लेंगे। बचा बैलेंस कितना, 1 लाख। वो उसने कैश लिया कितना, 50,000। ठीक है, 50% डिस्काउंट पे। तो बताओ मुझे जो 2 लाख का स्टॉक लिया उससे कोई मतलब नहीं है, मैं सिखा चुका हूं। ओके, मुझे सिर्फ इसकी एंट्री पास करनी है। कैश अकाउंट, सॉरी कैश तो मेरा गया है, रियलाइजेशन डेबिट टू कैश कितना, 50 और 50। समझ पाई बात। आराम आराम से एक एक उसकी एंट्री करते रहो। आगे आगे आप बढ़ सकते हो, बट वीडियो प्ले होते रहो, देखते रहना, बस चेक सही हो रहा है। अनरिकॉर्डेड लैंड 3 लाख रुपए की बेची। अनरिकॉर्डेड लैंड 3 लाख की बेची। बताओ क्या एंट्री होगी। कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन कितना आ रहा है बेटा, 3 लाख रुपीस। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। फर्नीचर एंड डेटर रियलाइज्ड एट 125%। फर्नीचर और डेटर 125% पे रियलाइज्ड हुए। बहुत बढ़िया। फर्नीचर 3 लाख का है, 125% पे, मतलब ज़्यादा पैसे मिले हैं। तो मैं इकट्ठी एंट्री कर देता हूँ जरा इसकी, दोनों ही रियलाइज हो रहे हैं ना। कैश अकाउंट डेबिट, या इकट्ठी क्या करूँगा, छोड़ो, टू रियलाइजेशन। नरेशन प्लीज़ अपने आप लिखते रहना। कैश टू रियलाइजेशन कितने का है बेटा ये मैंने एंट्री किसके लिए करी सर, ये एंट्री आपने करी फर्नीचर के लिए। ठीक है बेटा, और इसके बाद बताओ सर
डेटर्स कितने के थे? 99 के नहीं थे, डेटर्स मेरे 1 लाख के हैं। ये गलती कराओगे बेशर्मो वहाँ। डेटर और प्रोविजन देखा है वीडियो? अगर देखा है तो सब समझ में आ गया होगा। डेटर कितने के हैं? 1 लाख के, 99 के, 1 लाख के। प्रोविजन एक अलग अकाउंट है, ठीक है। तो इसके लिए कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, $1,25,000। समझ में आया? चलो आगे। इसके बाद कह रहे हैं पार्टनर विल गेट द कमीशन ऑफ 10,000 फॉर रियलाइजेशन। तो इसकी एंट्री करते हैं। मैं इसको रब कर रहा हूँ, प्लीज़ उसे आप नोट कर लो अपने वर्किंग नोट के अंदर। ज़रूरी है क्या सर ये वर्किंग नोट में दिखाना? दिखा दोगे तो ठीक है, वैसे ऐसा जरूरी भी नहीं, नंबर तो नहीं कटेंगे इसके कोई। हाँ जी, पार्टनर कमीशन ले रहा है, क्या एंट्री होगी? रियलाइजेशन डेबिट 10,000। ओहो, कौन सा पार्टनर? अच्छा नाम नहीं दिया ना मैंने, ए, तो ए ले लो। रियलाइजेशन टू इज कैपिटल, हाउ मच? 10,000। इसके बाद लायबिलिटी फॉर वर्कमैन 50,000 पे सेटल हुई। सेटल मतलब हमने पेमेंट करी। तो बताओ क्या आएगा? रियलाइजेशन टू कैश 50,000। इसके बाद यहाँ पर आपको ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, ठीक है। अब देखो जर्नल जब फुल फ्लैश क्वेश्चन आ गया, अब आगे स्टेप 3 के अंदर आपको वही निकालना है। सबसे पहले आपको निकालना है प्रॉफिट स्लैश, देखो अब इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखो, लॉस फ्रॉम रियलाइजेशन। अगर सिर्फ जर्नल से आ गया ना पूरा क्वेश्चन करने के लिए, वो बड़ा खतरनाक सिचुएशन बन जाएगी आपके लिए। कैसे? ध्यान से देखो, टोटल याद है, डेबिट इन रियलाइजेशन अकाउंट, टोटल क्रेडिट इन रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है बेटा। डेबिट बताओ कितने का है? 11 लाख, 11 लाख, 11,50 और 11,60 और 50, 12,10,000 का, ठीक है। अच्छा इसके बाद क्रेडिट देखो, क्रेडिट है 6,01,000, 6 और 4 10, 10.5, 10.5 लाख और 3 13.5, 13.5 और 375 और 120, 13.5 और 5 18.5, 18.5, 18,51,000। तो आपका क्या बच रहा है? नेट क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, 6,41,000। कितना? 6,41,000। एक बार क्रॉस चेक करेंगे, कर ही लेते हैं मेरे हिसाब से। 125, 375, 3 लाख। क्रॉस चेकिंग बहुत ज़रूरी है, एग्ज़ाम में सीधे गड़बड़ होती है। 4.5 और 6,01,000, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आ गया आपका 1851 माइनस 12 10 641। अब देखो प्रॉफिट आए हैं, किसको बटेंगे? पार्टनर्स को। कौन पार्टनर है?
सर ए, बी और सी। तो अब ए, बी, सी पार्टनर हैं, रेशो मैंने आपको नहीं बताई, बहुत बढ़िया। सपोज मैं इसमें आपको रेशो बता देता हूं। रेशो हमने ले ली 5:3:2, ठीक है। तो चलिए, रेशो आपको गिवन है, आप क्या करोगे बताओ। पार्टनर्स में प्रॉफिट बांटने के लिए एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल टू बी's कैपिटल टू सी's कैपिटल, ठीक है बेटा। कितना? 6,41,000 डिवाइड बाय 10 इंटू 5, 3,20,500 बाय 5 इंटू 3, 192,300 डिवाइड बाय 3 टू 2, और ये 1,28,200। तो ये आ गया आपके पास। अब है मेन पॉइंट, जरा ध्यान से समझना। अब आपकी सारी डिस्कशन यहां पर जाके थोड़ी सी आपको समझनी है। स्टेप 4 मैंने क्या बोला था, पेमेंट टू पार्टनर्स। अब मुझे करनी है पेमेंट, किसको? पार्टनर्स को। और जब सिर्फ जर्नल कर रहा हूं ना, मेरे लिए दिक्कत आ जाती है। अमाउंट कैसे निकालूं? तो मुझे तीनों का बैलेंस निकालना पड़ेगा, ए का, बी का और सी का। ध्यान से देखो बेटा, ए की कैपिटल कितनी थी ये बताओ बस। सर 1 लाख। ए की कैपिटल थी 1 लाख, 2 और उनकी 2 लाख और उनकी 3 लाख, 1 2 3। तो यहां पर 1 2 एंड 3, ठीक है बेटा। इसके बाद आप आगे अगर देखो तो ए की कैपिटल क्रेडिट हो रही है एंट्री में यहां 10,000 से, तो 10,000 बढ़ा दो, और फिर यहां सबकी कैपिटल क्रेडिट हो रही है 320, 500, 192, 300, 128, 200। तो देखो कितना बचा, 3,20,500 जमा 1,10,000, 4,30,500, 2 लाख प्लस 192, 300, 392, 300, और यह आ गया आपका 4,28,200। समझ में आई बात? तो ये आ गया आपका पेमेंट टू पार्टनर्स। हम इतनी करेंगे, तो कर देते हैं इन्हें। एज कैपिटल डेबिट, बी's कैपिटल डेबिट, सी's कैपिटल डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना बेटा? 430,500, 392, 300, 428, 200, और टोटल कितना है ये? 430,500 प्लस 392, 300 प्लस 428, 200, यह आ गया आपका 12,51,000। तो ये इस तरीके से आपका क्वेश्चन होगा, और इसको चेक करना है तो आप देख सकते हो। आप कैश के सारे डेबिट चेक करो, आप देखो जरा कैश कहाँ का डेबिट हुआ है। 450, 3 लाख, 375, जितने डेबिट है उसको ऐड कर दो, जितने क्रेडिट है कैश के आप ऐड कर दो। आप देखो डेबिट और क्रेडिट कैश के इक्वल आ रहे होंगे। बट हाँ, उसमें ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश जरूर ले लेना, पता लगे यही भूल जाओ 1,01,000 ओपनिंग कैश भी है, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा जर्नल का क्वेश्चन हम करते हैं। बट अब इसकी अगर लेजर आ गई तो लेजर किस तरीके से करनी है? लेजर बहुत आसान होती है, लेजर में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप सबसे पहले नोट डाउन करिए। चलिए, सबसे पहले आप बनाओगे क्या? रियलाइजेशन अकाउंट। एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, सीधे जर्नल, सीधे लेजर। वैसे इसका जो जनरल ट्रेंड है वो ये है कि 6 एंट्रीज दे देते हैं कोई भी,
बट मुझे ऐसा लगता है कि अगला एग्जाम जो आएगा उसमें वो फुल फ्लैश बैलेंस शीट क्वेश्चन देंगे और कहेंगे पूरा जर्नल से कर दो, बस बच्चे वहीं ख़त्म हैं। क्या हो गया भगवान, ये ज़िंदगी में क्यों तबाह कर रहे हो हमारी, हैं? वो भगवान नहीं कर रहे बेटा ज़िंदगी तबाह, आप पढ़ नहीं रहे हो इसलिए हो रही है। बिल्डिंग फर्नीचर स्टॉक डेटर, यहाँ आपने लिखा बिल्डिंग, यहाँ लिखा फर्नीचर, यहाँ लिखा स्टॉक, यहाँ लिखा डेटर। ठीक है, क्या क्या वैल्यूज हैं? 5 3 2 1, सारे एसेट्स लिखे हैं बेटा बुक वैल्यू पे, एक भी कमी नहीं है, देख सकते हो आप। 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख। बैलेंस शीट से ही करवा रहा हूँ सीधे, आप देखो बैलेंस शीट के अंदर जो जो असेट्स हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और 1 लाख हो गया। ठीक है, अब लायबिलिटी, सबसे पहले तो प्रोविजन लिख लो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कितना बेटा? 1000। फिर वर्कमैन कंपनसेशन, फिर क्रेडिटर्स, फिर बिल्स पेबल। 1 3 2, 1 लाख, 3 लाख और 2 लाख। ठीक है, अब इसके बाद सारे असेट्स को हम रियलाइज करते हैं, वो हम यहाँ लिखते चलेंगे। आओ, क्या क्या था? बिल्डिंग 90% पे मतलब 450, हाँ या ना? अनरिकॉर्डेड लैंड 3 लाख, फर्नीचर और डेटर्स, यही सब चीज़ें हैं हमारी। ठीक है, चलिए तो मैं पहले सब लिख लेता हूँ यहाँ, इनके नाम ऐसे लिखना है आपको, बिल्डिंग एक के नीचे एक। ठीक है, फिर था आपका लैंड अनरिकॉर्डेड जो है, फिर फर्नीचर और फिर क्या बेटा आपका डेटर। ठीक है, बिल्डिंग आपका 4,50,000, लैंड 3 लाख, दिस इज योर 375 and debtors are at 1,25,000। पेमेंट के नाम पे हम क्या करेंगे? ओहो, इस क्वेश्चन में एक गलती हो गई, बताओ क्या? ये जो बिल्स पेबल 2 लाख रुपए थे, इसके लिए क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला और हम भी पेमेंट करना भूल गए। चलो ठीक करो फिर, और क्या। आई के बाद एक एंट्री और होनी थी, कहाँ करूं वो एंट्री? इसको ठीक करिए प्लीज। यहीं ठीक कर देते हैं। एक एंट्री क्या होनी थी? रियलाइजेशन टू कैश, बिल्स पेबल की, जो आप करना और मैं करना भूल गया। होता है, क्या करें, बड़े बड़े चैनलों पे छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं। तो रियलाइजेशन टू कैश, इससे रियलाइजेशन डेबिट बढ़ जाता, सब कुछ गलत हो गया। कितना आएगा? अब कुछ बच्चे तो यही चैनल छोड़ेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, और वही गलती करते हैं सबसे ज़्यादा। भाई क्रेडिटर्स बिल्स पेबल 2 के ही थे ना, अब ना गलती हो जाए। तो आपका आया 441, तो उससे ये भी गलत हो गया। हो बदला ले लिया भगवान ने आज तो कोई। 441 डिवाइड बाय 10 इंटू 5, 2,20,500।
2,20,500 डिवाइड बाय 5 इंटू 3, 1,32,300 बाय 88,200। मैच कर लेता ना डेबिट क्रेडिट में भी कैश का, सही रहता। टाइम बचाने के चक्कर में फंस गया। चलो कुछ नहीं होता। चल भाई सब गड़बड़ हो गया। चलो ठीक करो, फटाफट ठीक करो, नोट्स नहीं बिगाड़ने हमें। ये 2,20,500 ऐड होगा, 1,32,300 ऐड होगा, 88,200 ऐड होगा, तो 1 लाख प्लस 10,000, 2,20,500, 3,30,500, 2,32,300, 3,88,200। ठीक है, तो 330,500, 232,300, 388,200। यहाँ भी है 441, तो 330,500 प्लस 232, 300 प्लस 388,200, 951,000। ठीक है, अब ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम पेमेंट करेंगे क्रेडिटर को कितनी, 50,000, और बिल्स पेबल को कितनी, 2 लाख। कैसे भूल जाए अब इसे। और वर्कमैन कंपनसेशन की पेमेंट कितनी हुई है, 50,000। फिर ए को कमीशन कितनी, 10,000। लाइजेशन एक्सपेंसेस की कोई एंट्री हम करेंगे या नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। और कुछ पार्टनर डेटर सब रिलाइज होगा। प्रॉफिट्स आएंगे, तो चलिए उसके लिए करते हैं प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू ए, बी और सी। 441 ही आनी चाहिए, चेक कर लो एक बार और फटाफट। नहीं आ रहे तो फिर या तो उसमें गड़बड़ी है या इसमें गड़बड़ी। 5 लाख जमा 5 3 8 2 10 11 11 50 13 50 14 14 लाख 10,000, 14 लाख 10,000। और 3 4 2 6 4 10 साढ़े 10 साढ़े 13 साढ़े 18 18 51। हाँ ठीक आ रहे। तो प्रॉफिट 441 ही आ रहे। ये आ गया 220 500, वही जो अपन पीछे से चीटिंग कर रहा हूँ ये मैं। 1,32,300 और 88,200। ठीक है जी। अब इसके बाद क्या बनाओगे फटाफट, आपको रियलाइजेशन समझ में आ गया। क्या बनाना है आपको, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कोई उसमें मुश्किल नहीं है। पार्टनर्स कैपिटल और कैश अकाउंट आपको बनाना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फटाफट बना दो इसे तो भाई। क्रेडिट, डेबिट, particulars and ABC, where are you? चलिए particulars। चलिए सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस कितना है बताओ। सर 1 लाख 2 लाख 3 लाख।
कमीशन मिली इन भाई साहब को? जी सर, पूरे 10,000 रुपये। प्रॉफिट आए इनके हिस्से में? जी सर। कितने आए सर? पीछे थे ये 2,20,500, 1,32,300, 2,20,500, थोड़ा स्पेस कम है, ऐसे लिख नहीं सकते एग्जाम में वैसे। 1,32,300 कहीं नीचे कमेंट में डाल के पूछ रहे हो सर ऐसे लिख सकते हैं। 88,200, ठीक है। फिर क्या करोगे यहाँ पर? सर पेमेंट कर देंगे कैश अकाउंट। लिख लेना ज़रा कितनी आ रही है। इसके नीचे बैलेंसिंग फिगर ज़रूर लिख लेना। वो भी लिख दूँ? चलो लिख देता हूँ। 3,30,500, 2,32, 3,30, अरे यार बहुत बड़ी फिगर है, लिख लेना अपने आप। 3,30,500, 2,32,300 और 3,88,200, यही होनी चाहिए। हाँ, इसके बाद कैश अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस कितना है? 1,01,000। रियलाइजेशन से कितना कैश आया टोटल? सीधे लिख दो, कोई वो नहीं है कि बाइफरकेशन लिखें। यहाँ रियलाइजेशन से कितना गया और यहाँ कितनी कितनी आपने पेमेंट करी, सीधे बिना टेंशन के। कोई सोचना नहीं है उसमें आपको कि इसमें आप बाइफरकेट कर रहे हो। इतने बड़े क्वेश्चन में ही अगर बाइफरकेट करने बैठ गए तभी तो पेपर छूटेगा। 5, 3, 8 और 4, 12,50। 12,50 आए और गए कितने? 2,50, 3 लाख। यहाँ 3,30,500, 2,32,300 और 3,88,200। चेक करें। जय भोलेनाथ, मैच करवा देना। हर अकाउंट्स का बच्चा भगवान को याद करता है बैलेंस शीट या कैश अकाउंट मैच करने से पहले। 13,51,000, 3 लाख, 3,30,500, 2,32,300, हे प्रभु 388। 1 लाख का डिफरेंस कहाँ गया? अरे अब क्या नहीं लिखा भाई? 1, 2, 3, 3 लाख, 330,500, 232, 300, 388, 200। बच्चा बाटी 1 लाख कहाँ गई? 4, 3, 7, 5, 12, 12,50, 2, 1, 3 ही आ रहा है। देखो गलती कहाँ हो रही है, आज दिन ही अच्छा नहीं है मेरा। 3,32,000, तो ये भी आ गया 1351। अब इसमें पीछे भी यही गड़बड़ कर दी लगता है। 3,32,3,32। चलो कुछ नहीं होता, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन एरर के साथ फाइनली क्वेश्चन गेट मैच्ड। तो होपफुली आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया। मेन कॉन्सेप्ट क्या है, थोड़ी बहुत एक जगह एरर हो गई, बीपी का हमने ध्यान नहीं रखा, क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ, हमें लायबिलिटी सारी रियलाइज करनी है, ठीक है। बाकी सब कुछ ठीक था, ठीक है जी। चलो।